हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में। अभी हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पिछले 2 लेक्चर जो हमने कंप्लीट किए, उन क्लासेस में हमने जाना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अरेंजमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन ग्रुप। ठीक है, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। फैक्टोरियल के बारे में हमने जाना। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं। लेवल 1 लेवल 2 हमने कंप्लीट किया है और अभी लेवल 3 की हम बात कर रहे हैं। तो लेवल 3 में हमने आज पढ़ना है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातों की जानकारी हम लेने वाले हैं रिलेटेड टू पीएनसी, कि जिनको अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो बहुत बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती है। तो ऐसे मोस्टली जो आज कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन पर डिपेंडेंट, इन बातों पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं एग्जाम्स में। तो आइए इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी बिंदुओं को हम जानते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या कुछ नया आज हम सीखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारी यही होनी चाहिए कि आज हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है और कितना हमारा इससे पुराना रिलेशन बनता है। तो बढ़ते हैं पहले हमारे पॉइंट के लिए। तो देखिए क्या है, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे, और एक फॉर्मूला, फैक्टोरियल फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे सामने है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो यहां से आप समझ पाते हैं जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात आ जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए यहां कि हम यहां परमुटेशंस की बात कर रहे हैं। ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन पी थिंग्स आर अलाइक। जहां पर बताया जा रहा है पी वस्तुएं एक समान है, क्यू थिंग्स आर अलाइक। क्यू वस्तुएं एक समान है और उसके बाद में आर वस्तुएं एक समान है। जो मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर जिन जिन बातों को, वहां ध्यान दीजिए कि अगर अब इसे मैं कहूं, अगर इस पूरी लैंग्वेज को मैं इन शॉर्ट आई कैन से दैट्स व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। जब सारी चीजें अलग अलग नहीं है। ओके, जब सारी चीजें अलग अलग नहीं है, यानी कम से कम कोई 2 वस्तुएं, कोई भी 2 लेटर्स, कोई भी 2 डिजिट इसमें क्या होने वाला है, वो इक्वल होगा, सेम होगा, समान होगा। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने बन जाए तो ऐसी स्थिति बनने पर जो नंबर ऑफ परमुटेशंस बनने वाले हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनने वाले हैं, वो क्या बनेंगे उनके बारे में हम बात करने। तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो टोटल फैक्टोरियल n हो जाएंगे और जो जो समानता दर्शाने वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम उन पॉइंट से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जिन बातों का यहां पर, जिन बातों की साइकिल बन जाती है, जो रिपीट होते हैं, तो उन्हें हमें हटाना होता है परमुटेशन से, और हम उनसे क्या करते हैं, टोटल जो हमारे अरेंजमेंट बनने वाले होते हैं, टोटल जो हमारे परमुटेशन बनने वाले होते हैं, उनसे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो विस्तृत रूप से अगर हम बात करें तो इस बात को समझते हैं और 2 एग्जांपल्स हम यहां करने वाले हैं। देखिए ध्यान से क्या कुछ उनमें यहां अलग है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या अलग है यहां इन एग्जांपल्स में, क्या होगा, और जो बात मैंने बताई है यहां उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, अब हमने बताया यहां जब सारी चीजें अलग अलग ना हो, कुछ चीजों की यहां पे पुनरावृत्ति हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहां पे रिपीट करें, जैसे कि यहां मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। मैंने यहां लिखा है एप्पल। अब आपको यहां जो बात अभी मैंने कही पॉइंट 1 पे, वो बात पूरी क्लियर होगी कि यहां जैसे डबल पी आ गया है तो ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट इन दिस केस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक शब्द मैंने और लिखा है यहां, मैथमेटिक्स। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लिखूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा यहां पे, अब इन तीनों वर्ड्स में हमें एक बात यहां पर जो समझाने वाली है। देखिए यहां किसी भी लेटर की रिपीटेशन नहीं है, कोई भी लेटर यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहां P जो है वो 2 बार आता है, रिपीट होता है। यहां M 2 बार रिपीट हो रहा है।
ए भी यहां पे रिपीट होता है, टी भी यहां रिपीट होता है, और बाकी सारे जो है वो डिफरेंट है, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही स्थिति हमें यहां पे अब आपको मुझे समझानी है कि जब कोई भी चीजें हमारे सामने हो, चाहे वो वर्ड्स हो, लेटर्स हो, डिजिट्स हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, जो जिनका रिपीटेशन होगा तो टोटल अरेंजमेंट्स को हम वहां डिवाइड कर देंगे, ताकि जो साइकिल बन जाती है, जैसे एबीसी और एबीसी, सेम नंबर बोला है मैंने, सीक्वेंस यहां पर हमारी बिल्कुल समान है, एबीसी और एबीसी। तो इस एबीसी और एबीसी में क्या होने वाला है, हमें एबीसी को हम 2 बार नहीं करेंगे, 1 बार ही काउंट करेंगे। तो आइए इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है। तो यहां पर टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नंबर जो बनने वाले, अरेंजमेंट जो बनने वाले हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहां पे आंसर होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट वो यहां पे 5 है, तो मैंने फैक्टोरियल 5 किया तो टोटल अरेंजमेंट बन गए। लेकिन P ने क्या किया है, P जैसे मान लीजिए अभी यहां है और यहां है, तो अगर मैं इस P को इधर शिफ्ट करूं, इसको यहां शिफ्ट करूं, तो यहां कोई भी नया प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, कोई नया शब्द नहीं बनेगा, नया रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें उन सभी चीजों को यहां पे काउंट नहीं करना है, उन्हें हमें रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए फैक्टोरियल 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां जो हमारा आंसर होगा 5 4 3 मींस कंप्लीटली इट विल बी 60। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, 60। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस शब्द की, ये एग्जांपल अगर हम बात करें, तो यहां पे टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 11 यहां आ चुका है। अब जिनका रिपीटेशन हो रहा है वो कौन है, यहां m कितनी बार है, यहां 2 बार। तो यहां फैक्टोरियल 2 हमने अप्लाई कर दिया है डिवाइड करने के लिए। a यहां पे 2 बार, फैक्टोरियल 2 यहां पे कर दिया है। उसके बाद में t यहां 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 हमने यहां पे कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारा आंसर बनेगा कंप्लीटली, वैसे जनरली क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को जब हम बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यहां पर इतना ही आंसर हमसे कई बार पूछा जाता है, तो यहां तक हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पूरा कैलकुलेट करना वो तो छोटी सी बात है, इट्स ए जनरलाइज थिंग, तो हमको ऐसा कर देना होता है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर ब्रिक्स की, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी लेटर, कोई भी डिजिट जब रिपीट नहीं हो तो क्या होगा, तो नॉर्मल बात है, बहुत आसान सी बात है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 5 6, तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 6 इसका आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक ये चीज जो मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्या बात कर रहे हैं, जब कुछ वस्तुएं रिपीट हो जाए तो बनने वाले जो हमारे परम्यूटेशन होंगे, वो क्या होंगे, वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। वो इस तरह से यहां हमें बनाने हो। तो ये हमारा पहला पॉइंट है और बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक आइडेंटिटी, एक जो हमारे पास में एक फॉर्मूला था, उसे मैंने प्रूव नहीं करवाया था। कहा था कि हम पहले कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। तो वहां जो रिलेशन था कुछ, वो अभी हमारे सामने आ चुका है। आइए पहले इसकी बात करते हैं और फिर उस आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, यहां लिखा हुआ है हमारे सामने, जो कंडीशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है, इफ NCR इज इक्वल्स टू NCY। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, NCR कुछ वस्तुएं जो है, यहां थोड़ा सा मैं, यहां पे हमें x लिखना होगा, ये x है यहां पे। अब आइए बात करते हैं आगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर NCX इज इक्वल्स टू NCY हो, मैंने लिखा यहां NCX इज इक्वल्स टू NCY। अगर ऐसी स्थिति हो तो यहां x जो होगा वो बिल्कुल निश्चित रूप से y के बराबर होगा। बिल्कुल हम जानते हैं कि अगर 100 रुपए के 2 बराबर हिस्से बनाए जाएं तो वो 50 और 50 इक्वल बनेंगे, ठीक है।
तो अगर टोटल ऑब्जेक्ट हमारे सामने n है, यहां से हमने किसी वैल्यू को फाइंड किया, किसी वैल्यू के लिए किसी वैल्यू x को हमने यहां पे r लेट किया, r सब्स्टिट्यूट किया और फिर हमने वैल्यू फाइंड करी। अब मैं आपसे ये कहूं कि NCY करने पर भी हमें वही वैल्यू मिलती है, हमें वही वैल्यू मिलती है जो NCY पे प्राप्त होती है और NCX पे प्राप्त होती है। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो ये x है और यहां पर जो x है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, जो बात मैंने आपके सामने यहां लिखी है, देखिए मैंने क्या आपको बताया है। इफ NCX इज इक्वल टू NCY, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे यहां n है, यहां से x एज ए r हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और ऐसी स्थिति में NCY, तो जब कोई दो चीजें पूरा तरह से बराबर हो, जब भी कोई दो चीजें, कोई भी दो वैल्यूज पूरी तरह से बराबर हो, तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। बस इतनी सी बात यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और यहां जो x होगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, x प्लस y के इक्वल होगा। जो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो x प्लस y के इक्वल होगा। इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आइए बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, क्या होने वाला है, बात करते हैं। देखिए, हमने कहा अगर NCX जो है वो NCY के इक्वल हो, तो हमने कहा NCX जो है वो NCY के इक्वल हो। फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इफ NCX इक्वल्स टू NCY देन X विल बी इक्वल्स टू Y एंड N इक्वल्स टू X प्लस Y। ऐसा एक मुद्दा, एक बात हमारे सामने यहां पर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ NC4 इज इक्वल्स टू NC3, NC4 is equals to NC3, then find value of N, then find the value of N। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां N जो होगा वो 4 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 7। ठीक है, N की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 7 होगी। ठीक, अब अगर मैं इस बात को यहां वापस से रखूं, तो 7C4 एंड 7C3, 7C4 एंड 7C3, तो क्या ये दोनों वैल्यू हमें इक्वल मिलने वाली है यहां पर? तो क्या ये दोनों वैल्यू हमें इक्वल मिलने वाली है यहां पर? तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। जो वैल्यू 7C4 की होगी, बिल्कुल वही वैल्यू हमें 7C3 की मिलने वाली है। तो अब ये बात अच्छे से हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि यहां पर कोई भी एक इक्वल n के लिए, किसी इक्वल n के लिए दो वैल्यूज इक्वल आती है, इट मीन ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही नंबर यहां पर है। आइए इसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बता देता हूं। इसी से संबंधित हम एक बात और करते हैं, यहां देखते हैं क्या है, कुछ अलग यहां हमें मिलता है क्या। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, हमने लिखा अभी NCX is equals to NCY, then X will be equals to Y। एक बात हमने ये कही, दूसरी बात हमने कही N equals to X plus Y। ओके, ये बातें हमारी कंप्लीट हुई। एक एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब जो एग्जाम्पल हमने किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं यहां पे करता हूं। देखिए क्या, एक छोटा सा नोट कीजिएगा इस बात को, एक छोटी सी बात। वो बात क्या है, वो ये बात इस तरह से है, NCR
इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो पहले इसे सीखते हैं एक बार। इफ NCR इक्वल्स टू, सॉरी इफ नहीं होगा, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये अपने आप में प्रूव्ड आइडेंटिटी है। इसे कुछ नंबर्स से हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम देखते अच्छे से, इसको हम जानते हैं। देखिए कुछ वैल्यूज मैं आपके सामने यहां लिखता हूं। 7C3 इज इक्वल्स टू 7C4। निश्चित रूप से यह सही है। मैंने लिखा 10C2 इज इक्वल्स टू 10C8। यह भी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैंने यहां लिखा है 100, तो इसके बाद मैंने लिखा है यहां 100C90 इज इक्वल्स टू 100C10। ये तीन बातें मैंने आपके सामने कही है। अब इनका क्या विश्लेषण है, इनका क्या मतलब है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। जो आइडेंटिटी मैंने बताई वो यहां पे किस प्रकार से हमें जानकारी देगी, किस प्रकार से हमारे लिए यहां पे वो यूजफुल होगी। तो 7C3 7C4 के इक्वल होगा। अब हम अपनी आइडेंटिटी पे बात करते हैं, क्योंकि जब कुछ बड़ी आइडेंटिटीज को हम प्रूव करेंगे तो वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां देखते हैं 7C3। तो क्या अगर मैं बात करता हूं 7C3 की, तब क्या मैं 7C4 को, वी कैन राइट इट C7 माइनस 3। यस और नो? यस और नो? हमने लिखा NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो अब देखिए 4 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 7 माइनस 3। 7 मैंने अपने मन से नहीं लिया, 7 N है यहां पे, 7 यहां पे N है, ठीक है। तो 7C3 इक्वल्स टू 7C7 माइनस 3। तो अब मुझे आप बताइए क्या 7C3 जो है वो 7C3 और जो हमने यहां पे क्या बनने वाला है 4, तो ये नंबर इक्वल होगा। ये नंबर इक्वल कैसे होगा? पहली चीज 3 + 4 7 है। अब इनके बारे में, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। एक बार मैं इसे भी बता दूं आपको। यहां हमने 10C2 लिखा है, तो क्या इस 8 को हम 10C10 माइनस 2 कर सकते हैं? 10C10 माइनस 2 लिख सकते हैं। 10C2 जो यहां है, इसे मैं अगर R कहूं, इसे अगर हम N कहें, तो क्या N माइनस R यहां पर आता है? जी हां। तो ऐसी स्थिति होने पर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। यहां की अगर हम बात करें, यहां अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पे क्या मिलने वाला है? ये जो वैल्यू है, ये N है यहां पे, ये N की वैल्यू है और ये R की वैल्यू है। तो ये हमारा N बन गया है, ये हमारा R बन गया है। तब मैं NC10 की बात करूं तो 100 माइनस 90 10 के लिए क्या पॉसिबल है? निश्चित रूप से। ऐसे इन्हें हम एज ए सिमिलर वैल्यूज, वी कैन से इट सिमिलर वैल्यूज। तो सिमिलर वैल्यूज पे हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जितनी वैल्यू 7C3 की होगी बिल्कुल उतनी ही 7C4 की होगी। जितनी वैल्यू 10C2 की होगी उतनी ही वैल्यू 10C8 की होगी। जितनी वैल्यू 100C90 की होगी उतनी ही वैल्यू 100C10 की होगी, क्योंकि 2 + 8 10 है, 90 + 10 100 है और 3 + 4 7 है। तो अच्छे से आपको यह आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि यूज कहां पर है। यूज होगा, मैं बताऊंगा, आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। देखिए, तो अभी हमने यहां तक की बात की है और अब हम जहां पे कल मैंने सेशन को एंड किया था, हम उस पॉइंट पे आए हैं यहां, और अब हम बढ़ रहे हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो देखिए क्या कुछ अलग है और क्या कुछ इसमें बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलने वाला। तो सबसे पहला काम मैं ये कर दूं कि जो हमें प्रूव करना है उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। मैंने कर दिया है। अब हमें क्या करना है? इस आइडेंटिटी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, इसे हम प्रूव करेंगे और
बहुत आसान है और बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत जगह काम आती है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जैसा कि हम बेसिक कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एलएचएस और आरएचएस जो हमारा एक पैटर्न होता है करने का, बिल्कुल वैसे ही हम इसे करने वाले हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आपको अच्छे से इसे देखना है। तो यहां मैंने एलएचएस, जी हां, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो मैंने यहां लिखा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। अब यहां हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा एनसीआर वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन की जो हमारी आइडेंटिटी है वो अप्लाई करनी है। तो मैंने अप्लाई कर दी है यहां फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर प्लस, अब यहां भी वही होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये आर होगा, इसे माइनस करना है, तो ये हो गया आर प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, और उसके बाद फैक्टोरियल आर, इट्स फैक्टोरियल आर माइनस 1। बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमानी वाला एक प्रक्रिया यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑलरेडी अगर देखने को मिलता है तो फैक्टोरियल एन हमें हमारे पास है, क्यों है कि नहीं? तो फैक्टोरियल एन हमारे पास है यहां पे, तो फैक्टोरियल एन हमको निकाल लेना है। अब एन माइनस आर प्लस 1 कौन बड़ा, दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम एक्सटेंड करेंगे। फैक्टोरियल आर और आर माइनस 1 में कौन बड़ा? आर बड़ा, तो आर को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये फैक्टोरियल एन हो गया यहां पर, यहां हो गया एन माइनस फैक्टोरियल आर, इसे एक्सटेंड किया मैंने तो आर माइनस 1 पे रोक दिया, प्लस यहां हो गया फैक्टोरियल एन, ये हो गया एन माइनस आर प्लस 1, मतलब एन, अब एन माइनस 1 होगा, तो एन माइनस 1 होगा तो क्या मिलने वाला है? फैक्टोरियल एन माइनस आर, और आर माइनस 1 एज इट इज यहां पर होगा। अब देखिए, अब अच्छे से ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल एन यहां कॉमन है, ठीक है, एन माइनस आर कॉमन है, फैक्टोरियल आर माइनस 1 कॉमन है, तो इन्हें हम कॉमन कर देते हैं। तो फैक्टोरियल एन हमने ऊपर से कॉमन किया है, एन माइनस आर और आर माइनस 1। देखिए अब क्या कर रहे हो, फैक्टोरियल एन जो स्टेप है, एक बार उस स्टेप को देखिए फिर से। यहां हमारे पास में क्या था, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, और उसके बाद आर माइनस 1 यहां था। यहां की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल एन था, फिर एन माइनस आर प्लस 1 था यहां पर, उसके बाद आर माइनस 1, फैक्टोरियल आर माइनस 1 यहां था, और साथ ही साथ जो एक और नंबर था वो आर माइनस, क्षमा कीजिएगा यहां फैक्टोरियल नहीं होगा, एक और वैल्यू हमारे पास थी यहां पर, और वो था एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। आइए एक बार देखते हैं, ये वैल्यू यहां से हमने छोड़ा, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे कॉमन क्या है हमारे पास, तो कॉमन कर देते हैं। ये वही पुरानी पिछले पेज वाली स्टेप है, मैंने लिखा है, देखने के लिए हमें चाहिए होता है ना सॉल्व करने के लिए। तो यहां फैक्टोरियल एन को मैंने कॉमन कर दिया है। अब यहां देखिए एन माइनस आर कॉमन है, कॉमन कर दिया हमने, फिर आर माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब जो पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ है उसकी हम बात करते हैं, तो कितना है, 1 अपॉन आर प्लस यहां 1 अपॉन, ये हमने कॉमन कर दिया था, कॉमन ले लिया था, एन माइनस आर हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, एन माइनस आर प्लस 1। अब यहां पे क्या आने वाला है, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर माइनस 1। अब यदि हम इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लें एक बार, तो यहां हो जाता है एलसीएम आर एन माइनस आर प्लस 1 और एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है। इतना पार्ट हमारे पास है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे। तो अब जो बचने वाला है, ये स्टेप हमारे पास में आ गई है, फिर से स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, ये फैक्टोरियल एन यहां पर है, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 है,
ठीक है, एक नए पेज पे इसको लेके चलते हैं हम। तो क्या है फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर, आर माइनस 1, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर, आर माइनस 1। नेक्स्ट टाइम जो कॉमन किया था हमने फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर माइनस 1। अब जो रिमेनिंग, जो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास बचने वाला है, जो कैलकुलेशन के बाद बचने वाला है n प्लस 1 होगा और r n माइनस आर प्लस 1 होगा, n प्लस 1 r n माइनस आर प्लस 1, n प्लस 1 r माइनस n प्लस 1। ये रिमेनिंग हमारा पार्ट यहां पे हमें मिल गया है। देखिए यहां से हमने एज इट इज जो चीजें कॉमन थी हमारे पास में, फैक्टोरियल n कॉमन था, कॉमन लिया, n माइनस आर कॉमन किया, उसके बाद ये जो था एलसीएम से हमने सॉल्व कर दिया। तो नाउ वी हैव n प्लस 1 अपॉन r, n माइनस आर प्लस 1। और यहां जो ऑलरेडी जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वही पार्ट है, फैक्टोरियल n, n माइनस आर, आर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रूव करना था, जो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी वो ये थी। मैं एक बार फिर से यहां बता रहा हूं, जो हमें यहां आइडेंटिटी प्रूव करनी थी वो आइडेंटिटी फिर से मैं एक बार लिखूं आपके लिए ताकि ध्यान में रहे हमें। NCR प्लस NCR माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा n प्लस 1 CR। ठीक है, तो हमें यही कुछ यहां पे दिखाना है। तो अब हमें यहां बताना होगा इसके बारे में। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है, इन दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। तो आफ्टर सॉल्यूशन हम कहां पहुंचे? यहां। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर हम बात करें, यहां थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो अगर इसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर इसे हम फॉलो करते हैं यहां, तो ये कितना मिलने वाला है? n प्लस 1 फैक्टोरियल n हो गया। ठीक है, NCR। नाउ आई एम अप्लाइंग हियर NCR। तो NCR की अगर हम बात करें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया यहां पे, फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, और उसके बाद फैक्टोरियल r, उसके बाद फैक्टोरियल r। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ यहां पर है? निश्चित रूप से यहां पर है। कैसे है? देखिए, इन दोनों पार्ट्स को मैंने लिखा n प्लस 1 डॉट फैक्टोरियल n माइनस आर, आर माइनस 1। तो अगर अब देखिए यहां फैक्टोरियल किस पे है? यहां और यहां। तो इन दोनों को मैंने लिखा r डॉट r माइनस 1। ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूं, एक छोटे से एक ब्रैकेट में मैं लिख दूं ताकि ध्यान में रहे हमारे। और नेक्स्ट नंबर भी एक छोटे से ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं। तो पहले नंबर बता देते हैं, और अब जो बचा हुआ नंबर है वो कितना है हमारे पास में? r माइनस n प्लस 1। ठीक है, और n माइनस r फैक्टोरियल है ना, ये हो गया, और ये नंबर मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, n प्लस 1 यहां पर है, फैक्टोरियल n यहां पर है। तो अगर हम n प्लस 1 को एक्सटेंड करते हैं बाय फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग, जब हम n प्लस 1 को एक्सटेंड करते हैं तो पहले n होगा, फिर n माइनस 1 होगा। तो अब इन दोनों को अगर मैं बात करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो क्या होगा? फैक्टोरियल 2 होगा। अगर मैं बात करूं 1 इंटू 2 इंटू 3, वी कैन राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म, इट्स फैक्टोरियल 3। तो ऐसे ही यहां पे क्या होगा? ये नंबर जो होगा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, ये नंबर बन जाएगा फैक्टोरियल r। और ये जो नंबर होगा ये नंबर बन जाएगा फैक्टोरियल r माइनस n। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे करके थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मैं फिर से ठीक कर दूं एक बार। तो यहां पे n माइनस r होगा, क्षमा कीजिएगा, लिखने की मेरी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहां पे n माइनस r होगा। तो यहां क्या बन जाता है? यहां क्या बनने वाला है? n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इन दोनों स्टेप से देखिए आप, इन दोनों स्टेप से अगर ये वैल्यू यहां पे 6 है और ये फैक्टोरियल 5 है, तो फाइनली ये क्या बनेगा? फैक्टोरियल 6। अगर ये वैल्यू 4 है और ये फैक्टोरियल 3 है, तो फाइनली ये वैल्यू क्या बनने वाली है? फैक्टोरियल 4 बनने वाली है ना। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं, अगर ये जो वैल्यू है इसकी अगर मैं बात करूं,
अगर ये वैल्यू यहां पर 2 है और ये वैल्यू यहां या मान लीजिए 3 है और यहां फैक्टोरियल 2 है, तो फाइनली ये क्या बनने वाला है, फैक्टोरियल 3 बनने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पे अरेंज किया है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पे अरेंज किया है। ठीक है, 1 बाय 1 आप अच्छे से देखते जाइएगा, ऐसे ही मैंने अरेंज किया है। तो अब यहां n+1 फैक्टोरियल r n-r+1 है यहां। तो अब अगर मैं बात करूं यहां से आगे हम बढ़े, तो देखिए क्या जो मैंने आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ एनसीआर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद में जो बात मेरे सामने आई थी, ये वाली बात हम इसकी बात कर रहे थे, क्या ये ऐसा बन गया है? निश्चित रूप से है। तो नाउ वी कैन राइट इट n+1cr दैट्स आर करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही जो हमें करना था, जिस तरह से हमें कंप्लीट करना था, हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, तो हमने कंप्लीट कर दिया है और टेक्निकल रीजन है। तो आइए, समझ में आया होगा हमने अभी क्या किया। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बताऊं, यहां पर ये आइडेंटिटी हमारे सामने थी, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। और कुछ भी नहीं है, बेसिक एनसीआर यहां अप्लाई किया, एनसीआर यहां अप्लाई किया और कैलकुलेशन करते गए। कैलकुलेशन करने के बाद जो कॉमन मिला उसको कॉमन किया हमने। यहां पे देखिए आप फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n कॉमन कर दिया हमने। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये r-1 कॉमन किया हमने, और n-r की अगर मैं बात करूं तो यहां पर n-r भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन करने के बाद हम यहां पहुंचे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जहां पर हम थोड़ा सा इसमें अटक सकते हैं, अगर हम ध्यान नहीं दें, अगर हम अच्छे से नहीं सीखें, तो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि अरे हो कैसे गया। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे फैक्टोरियल n है और यहां n+1 है, तो फाइनली इन दोनों वैल्यू का जो एक फैक्टोरियल बनेगा वो क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल n। n-r है यहां, n-r+1 है और यहां पे फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल होगा। ऐसे r-1 और r है तो r का फैक्टोरियल होगा। ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है ना, आपको आ गया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये ऐसा वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है, वो कहां पर हमें, किस जगह पे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं यहां, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलेंगे। देखिए कैसे होगा। एक क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। कौन सी आइडेंटिटी पे, जो अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, इसको मैंने प्रूव करवाया। देखिए तो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मेरे सामने है, अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसे। इट्स 47C4, ओके, 47C4 प्लस इन समेशन फॉर्म r is equals to 2 up to 5 52 minus rc3। इस वैल्यू को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो अभी हमने की थी वहीं से होगा। वैसे पर्टिकुलर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये हमें मिलता है 47C4 प्लस, अब यहां r हमें 2 से लेके 5 तक, फ्रॉम 2 to 5 सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे। तो सबसे पहले r को मैंने 2 किया तो ये क्या बनता है 50C3, r को मैंने 3 किया तो ये क्या बनने वाला है 49C3। r जब हमने यहां पे 4 पुट किया तो बनेगा 48C3, और r जब हमने यहां पर कितना किया, r जब हमने यहां पे क्या किया 5 करना है ना हमको, तो 5 किया तो ये कितना मिलता है 47C3। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम एनसीआर के बेसिक फॉर्मूला से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा? बहुत जल्दी करना, और इस बात की भी हमें फिर थोड़ी सी दुविधा होगी कि ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो सही होगा क्या। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, अब ध्यान देना, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अभी एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई यहां पे
वो आइडेंटिटी क्या है मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, आपको देखना, जो हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है, जो हमने अभी प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था हमने? NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। बिल्कुल यही काम हमें करना है। तो यहां पहले N देखिए दोनों में इक्वल कहां, तो ये देखो 47C4 47C3। अब यहां पे जो R का डिफरेंस है वो R का डिफरेंस 1 है क्या? R का जो डिफरेंस है वो 1 पे है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से है। तो R यहां पे हमको 1 करना है, यानी इस पे है बिल्कुल अच्छे से। इट्स मैचेबल टू NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या बन जाएगा? N प्लस 1 CR। तो इन दोनों की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी? 48C4। क्या बन जाएगी? 48C4। आइए लिखते थे इसे, तो यहां पे दिखाई देगा आपको यहां पे। तो अभी मैं अंडरलाइन करता हूं कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज को यहां पे यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू मैंने यहां पे यूज की, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने इस आइडेंटिटी में किया N प्लस 1 बन जाएगा ना ये, तो 47 कितना हो जाएगा? 48C कितना आएगा? R आएगा। तो R जो बड़ा होगा 4 और 3, तो R जो बड़ा होगा 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में N वाला देखो 48C3, तो मैंने लिखा यहां पे 48C3। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिमेनिंग जो भी वैल्यू है 50C3 और 49C3। अब यहां की बात करते हैं, यहां अब इस पे देखिए आप, फिर से मैं इसको अंडरलाइन करता हूं ताकि ध्यान रहे आपको। तो 48C4 48C3, ठीक है। अब यहां पर भी देखो NCR माइनस 1 बिल्कुल एप्लीकेबल है यहां पे आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। तो ऐसा ही करने वाले हम यहां पे 48C4 48C3, तो ये क्या बन जाएगा? N प्लस 1 CR मीन्स 48 प्लस 1 मीन्स 49। क्या बन जाएगा? 49। चलिए यहीं पे इसको थोड़ा सा करते हैं, यहीं पे करते हैं इसको, ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 49CR है यहां पे, तो R कितना होगा? 4 होगा ना, दोनों में जो बड़ा होगा, 49C4। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है? 49C3 और एक और रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है हमारे पास, वो क्या है? 50C3, ठीक है, 50C3। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया है, अदरवाइज इतना बड़ा नहीं करना होगा इसको। अब इन दोनों पे, इन दोनों नंबर्स पे ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पे, तो ये कितना बन गया? 50C4 और ये कितना है? 50C3। अब इन दोनों नंबर्स को देखो, इस पे मैच होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हैं। तो यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 51 कितना हो जाएगा? N प्लस 1 होगा ना, तो 51CR ये हो गया 51CR। तो ये नंबर मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी जो वैल्यू बनी, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास फाइनली, तो वो वैल्यू क्या बन गई यहां पे? 51C4। तो 51C4 की जो वैल्यू होगी, 51C4 की जो वैल्यू होगी वो ही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर यहां पे होगा। तो ये हमने कैसे किया? ये हमने किया इस आइडेंटिटी से, ठीक है। इतने बड़ी सीरीज का सम फाइंड करना था हमें, इस पूरी सीरीज का सम फाइंड करना। कौन सी सीरीज का? मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, जो सीरीज हमारे सामने है, सीरीज ये है। इस सीरीज का सम हमें फाइंड करना था, जो हमने इस तरह से यहां पे कर दिया। फिर हम आइडेंटिटी के बाद यहां पहुंचे, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हम यहां पहुंचे और फिर यहां से यहां आए और कुछ सेकंड्स में हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं। जी हां, फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, फिर से बहुत अच्छी जानकारी है यहां। नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जी हां, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है यहां पे। इनटू 2 ग्रुप्स, यहां बात हो रही है, यहां बात हो रही है किस चीज की? कोई 2 ग्रुप हमें यहां बनाने हैं, तो ग्रुप्स की बात हो रही है। इस सर्कल में देखना, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान दीजिएगा। इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग m एंड n थिंग्स रेस्पेक्टिवली। अब जैसे मान लो 15 वस्तुएं टोटल हमारे पास है, तो क्या हम इसे 7 प्लस 8 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए m जो यहां पर है, m जो यहां पर है, इस m की वैल्यू और m प्लस n। तो हमने कैसा किया यहां पे? हमने क्या किया? m जो हमारे पास है वो 7 है, n जो है वो 8 है, और m प्लस n 7 प्लस 8 करके अगर 15 हो, मींस जितना भी टोटल हमारे पास होगा उसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। जितना भी टोटल हमारे पास, जैसे 19 की अगर मैं बात करूं,
तो इसके पार्ट्स कैसे बनने वाले हैं? 9 + 10 बनने वाले हैं। अगर मैं यहां 25 की बात करूं तो दो ही पार्ट्स बनाने हैं, जैसे 20 + 5 कर सकते हैं, 23 + 2 कर सकते हैं, 11 + 14 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे पार्ट्स। तो इसी तरह से पार्ट्स बनाने हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें डिवाइड करना होगा m + n थिंग्स को, when we have to divide total m + n things into 2 groups of m and n, तो यहां पर जो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? फैक्टोरियल m + n, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा, फैक्टोरियल m + n अपॉन फैक्टोरियल m डॉट फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m + n अपॉन फैक्टोरियल m डॉट फैक्टोरियल n। जैसे इसी एग्जांपल को हम कंप्लीट करें, 15 चीजों को हमें क्या करना है? 7 और 8 के 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 8। तो ऐसा करके हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। बहुत आसान सी बात है, छोटी बात है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहां बात करते हैं नंबर 5, इफ 2m थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, यहां वही महत्वपूर्ण बात, डिवाइडेड इक्वली, यहां समान रूप से इनका विभाजन हमें करना है इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग m थिंग्स ईच, देन द नंबर ऑफ सब डिवीजन। तो ऐसे विभाजित होने वाले जो हमारे संख्या बन जाएगी, वहां पर क्या होगा? ठीक है, इक्वली बिटवीन 2 ग्रुप्स कंटेनिंग m थिंग्स ईच, देन। तो यहां पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, बहुत आसान सी बात मैंने यहां लिखी है। इस आइडेंटिटी, इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए, जो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने होगी रिलेटेड टू परमुटेशन, ये परमुटेशन है, तो यहां इसका जो एक फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2m अपॉन फैक्टोरियल m मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल m। ठीक है, ये ऐसा होगा क्योंकि हमें क्या करना है यहां पे? 2 ग्रुप्स इक्वली, तो 2m, अब 2m है बिल्कुल पुरानी वाली आइडेंटिटी, जस्ट इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था उसी के समान होने वाली बात है। हमारे पास टोटल 2m ऑब्जेक्ट है, तो इसे अगर मैं इक्वली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूं तो कितना होगा? m और m होगा। ठीक है, अब जब भी कभी आज वाली सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी को भी ध्यान में रखना, जहां पर कुछ वस्तुएं थी उनमें सभी समान नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर लिखते हैं टोटल ऑब्जेक्ट और नीचे जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो फैक्टोरियल, अब यहां पे क्या बनने वाला है? तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए हमारे? 2m हो गए, तो यहां 2m लिखा मैंने। अब इसको कौन से ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं हम? कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं? 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन में? फैक्टोरियल, इसके 2 पार्ट्स बने ना, m और m, इन 2 ग्रुप्स में कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल एक जैसे बन गए, ये बिल्कुल एक जैसे बन गए। ठीक है, अब नंबर जो है हमारे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली बात, जैसे 24, 16, 100, 50 ऐसे। अगर आप 47 की बात करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके 2 इक्वल ग्रुप नहीं बनेंगे, और यहां हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, है ना, तो ऐसा होगा नहीं यहां पे। तो हमने क्या लिखा? ये टोटल ऑब्जेक्ट बन गए। एक बार मैं इसे रफ करता हूं, थोड़ा सा इसे मैंने रफ कर दिया। अब आप मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितने हैं? 2m है, तो कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं? फैक्टोरियल 2m, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, फैक्टोरियल 2m। लेकिन मैं कहूं कि इनमें 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप में इक्वल और अलाइक थिंग्स, ठीक है, ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया उनमें जो रिपीटेशन हो रहा है ना, बिना काम के, बिना फालतू के, उनको रिमूव करो। तो फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल m से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया? अपॉन स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल m। ठीक है, ऐसा करना है हमें, ये काम करना है हमें। समझ में आया होगा आई थिंक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, के लिए एक एग्जांपल करते हैं कैसे हमने यहां पर अरेंज किया। एग्जांपल करने के बाद बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कई बार हमें बोला जाता है एक कक्षा में 24 बच्चे पढ़ते हैं। प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, एक कक्षा में 24 बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें हमें 2 समान ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इतना ही बोलेंगे। तो 2 समान संख्याओं के ग्रुप में जब इसे डिवाइड करेंगे तो 24 के 2 समान ग्रुप कौन से होंगे? 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 हो गया ना, वो 12 हो गया। अब उनको जो 24 बच्चे हैं उनको अरेंज करना है हमें, तो फैक्टोरियल 24 हुआ एक बात। लेकिन वो 24 बच्चे जो 12-12 बच्चे हैं उनके 2 ग्रुप वहां पर आ रहे हैं, तो वहां हमें उन नंबर से इसको डिवाइड करना होगा।
ठीक है, तो आई थिंक एग्जाम्पल वैसा करके मैं इस पे करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसी एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट सब डिवीजन, क्वेश्चन वही है, प्रॉब्लम वही है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डाल दिया। क्या वेरिएशन डाल दिया? नंबर ऑफ डिफरेंट सब डिवीजन। अब यहां पर वहां क्या था, देखिए इक्वली, मैंने अंडरलाइन किया था इक्वली डिवाइडेड बाय इक्वली, इक्वल था यहां पे, है ना। अब जो बात आ रही है, देखिए प्रॉब्लम वही है, वी हैव टोटल 2m थिंग्स, मींस द नंबर ऑफ थिंग्स इज मल्टीपल ऑफ 2, इट्स नेसेसरी। ठीक है, ऐसा अगर करना है तो थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 ग्रुप्स कंटेनिंग m थिंग्स इज देन द नंबर ऑफ सब डिवीजन, देन द नंबर ऑफ सब डिवीजन। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे और क्या होगा, बस बढ़ जाएंगे अलग अलग। तो अभी यहां पे क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास यहाँ पे 2m, है ना। इसको हमने क्या किया, अगर इक्वल की बात करूं तो वी कैन स्प्लिट इट m इंटू m, m के ग्रुप में, सॉरी m प्लस m कर सकते हैं हम। 2m का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इक्वल पार्ट्स बनाऊं तो m प्लस m 2 पार्ट बनेंगे, इसके बन गए। अब उसके बाद वही पुराना जो हमारा 5th नंबर पे था कि आप टोटल अरेंजमेंट बनाओगे ऐसा करके, आप टोटल अरेंजमेंट बनाओगे ऐसा करके, और इन्हें डिवाइड कर देंगे हम फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m में। लेकिन अब कंडीशन क्या दे दी, नंबर ऑफ डिफरेंट, तो यहां पे डिफरेंस बनाना है हमें, सब डिवीजन करना है, विभाजन करना है, तो डिफरेंस क्रिएट करना है। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, देखो इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा ऐसे है। तो विभाजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वी हैव टू डिवाइड इट बाय फैक्टोरियल 2, इसे हम 2 से डिवाइड ओवर कर देंगे बिकॉज वी हैव 2 ग्रुप्स। अब उनका डिफरेंस बनाना है, उनमें अंतर उत्पन्न करना है, तो ऐसा हमने कर दिया है। ठीक है, तो फाइनली ऐसा लिखेंगे इसको, फैक्टोरियल ऑफ 2m अपॉन स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल m मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, ऐसा कर देना है हमें। इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो आज की जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई है, बेहद महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है सारी, इनका ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसी बेस्ड पे होते हैं, अगर आप नॉर्मल तरीके से उन्हें सॉल्व, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस तो आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कम टाइम में हमें इन्हें सॉल्व करना है और इस बात की भी प्रामाणिकता हमारे पास हो कि क्वेश्चंस हमारे अच्छे होने चाहिए, आंसर्स उनका हमारा जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर आंसर होना चाहिए, क्योंकि गलत आंसर अक्सर हमें ऑप्शन ए और बी पे ही दिखाई दे जाता है ना। हम पहले जाके उन्हीं को टिक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर आंसर क्लिक करना है वहां पे। तो उसके लिए ये आइडेंटिटीज बेहद महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, क्या है कुछ अलग। अब फिर से वैसी ही लगभग वैसी ही बात आ गई जैसा कि मैंने आइडेंटिटी नंबर 4 में अपन ने किया था। देखो यहां पे क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी 4 में हमारे सामने क्या था, m प्लस n थिंग्स थी, 2 वस्तुएं थी, यानी कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, उनका जो एडिशन है वो 2 ग्रुप्स में अगर हमें डिवाइड करना हो, जैसे मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है 23, अब इस 23 को मुझे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वो ग्रुप इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, कैसे भी करके वो ग्रुप बन सकते हैं। तो 23 को मैं 20 और 3 में कर सकता हूं, 23 को हम क्या कर सकते, 21 और 2 में कर सकते हैं, 23 को वी कैन स्प्लिट इट इन 10 एंड 13, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात यहां पर है हमारे सामने, अब जो हम करने जा रहे हैं। तो m प्लस n प्लस p, ये कुछ नंबर है ना, टोटल ऑब्जेक्ट, ये टोटल ऑब्जेक्ट है। इसकी जगह में कोई एक नंबर भी अपन ले सकते हैं, इसकी जगह पर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर की भी हम बात कर सकते हैं। यहां मैं जिन बातों को अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, इंटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग m n p थिंग्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और जो हमारा आंसर है एक बार उसे भी हम अंडरलाइन कर दें ताकि हमें ध्यान रहे। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं टोटल, कोई भी जब वेरिएशन हमारे सामने होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बन जाती है जैसा हमारे सामने टोटल ऑब्जेक्ट है ना, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास, सपोज मैंने इसको टी बोल दिया। अब इस टी को हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, इस टी को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया m n और p में, m n p में कर दिया मैंने।
अब एम एन पी जितने ही ग्रुप्स में मैं इसे डिवाइड करूंगा टोटल नंबर को। अभी तो मैंने क्या बोला कि ये इनका सम है, इनका सम है। जैसे मान लीजिए 30 है तो 30 को अपन 15 + 15 भी कर सकते हैं, है ना। 30 को अगर मैं लिखना चाहूं, 30 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इसे हम 15, 7 और 8 कर सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हमें इसे थोड़ा सा 30 को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं और भी, तो क्या हम इसे 13 और इसे 9 और इसे 8 कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स बनाने, ऐसे हमें ग्रुप्स बनाने, इतने ही ग्रुप्स में नंबर को डिवाइड करना है, इतने ही ग्रुप्स में नंबर को डिवाइड करना है। आइए इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा काम जो कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, जितने ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं उतने से ही हमें प्रॉपर अरेंजमेंट को फैक्टोरियल टाइम, उतने ही फैक्टोरियल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब समझ में आ चुकी होगी बात। ये टोटल अरेंजमेंट हो गए, ये टोटल अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। और अब जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पी ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बन रहे हैं उन ग्रुप में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एम होगा, एन होगा, पी होगा, है ना। तो ये डिवाइड होगा फैक्टोरियल एम से, फैक्टोरियल एन से, फैक्टोरियल पी से। बस इतनी सी बात आपके सामने, आपको ऐसा कर लेना है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। और जो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी हमने अभी कंप्लीट किया था, फोर्थ पॉइंट जो कंप्लीट किया था, ये बिल्कुल उसी के समान है। तो कुछ भिन्नता नहीं है, बस नंबर्स जो है वो पहले m + n थे, अभी यहां एक नंबर अपन ने और रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे डिपेंडेंट आइडेंटिटी फिर हमारे सामने है। देखिए, नंबर ऑफ शेक्स हैंड बाय n पर्संस। अब यहां थोड़ी सी बात कर ले, पहले एक छोटा सा वेरिएशन में पहले यहां पे देने वाला हूं। अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे डाल दूं in different 3 groups, in different group 3 groups, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझना, अगर यहां 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें, डिफरेंट 3 ग्रुप्स, तो यहां पर क्या होगा, देखिए। ये आइडेंटिटी हमने कंप्लीट की। इस आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहां बात करने जा रहा हूं आपसे, तो सुनिएगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन मैंने ये किया है, इन डिफरेंट 3 ग्रुप्स, तो बिल्कुल वही होगा। टोटल अरेंजमेंट हमारे ये होंगे, जी हां। जब हम इन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, m नंबर का ग्रुप हो गया, n आर्टिकल्स का ग्रुप हो गया और p का हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे 3 ग्रुप्स में और डिवाइड कर रहे हैं, 3 भिन्न भिन्न ग्रुप्स में। तो वी हैव टू डिवाइड द टोटल अरेंजमेंट, द टोटल नंबर बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से इसे हमें डिवाइड करना होगा। तो ऐसा हमने कर दिया है। अब आगे चलते हैं। एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी इसे कह सकते हैं और एक थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम भी इसे कह सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेक्स हैंड बाय n पर्संस। आसान सी बात है, जब किसी पार्टी में हम जाते हैं या ऑफिस में हम जाते हैं, निश्चित रूप से अभिवादन स्वरूप हमें हाथ मिलाना होता है या नमस्कार करना होता है। तो नमस्कार करते हैं तब भी 2 हाथों का मिलन होता है, लेकिन वो 2 हाथ हमारे अपने होते हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो एक हाथ आपका और एक हाथ आपके मिलने वाले का होता है। मींस 2 एलिमेंट्स को हम वहां पर ज्वाइन करते हैं। और उन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते टाइम आपने ए को बी से ज्वाइन किया या बी को ए से ज्वाइन किया, डजंट मैटर। मींस इट्स डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन नहीं है कि पहला हाथ किसका था और दूसरा किसका था, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। तो यहां बात करते हैं, अब इसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिएगा, क्या होगा एग्जांपल, देखो। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होने वाला है। मान लीजिए ये यहां हमारे पास ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हमारे पास है।
मैं इसलिए इसे ये छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये डायगोनल्स नंबर ऑफ साइड्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आइए इनको थोड़ा सा हम मुस्कुराहट देते हैं ताकि ये अच्छे लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। अब ई ने क्या किया, ई ने क्या किया, ई ने शुरुआत करी हाथ मिलाने की, ई ने शुरुआत करी हाथ मिलाने की। ई ने अपना हाथ बी से मिलाया, तो नंबर ऑफ हैंडशेक हमें बताना है। इसी ने अपना हाथ इससे भी मिलाया, इसी ने अपना हाथ इससे भी मिलाया और इसी ने अपना हाथ इससे भी मिलाया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो एक व्यक्ति कितने से 1 2 3 4 मतलब अपने को छोड़कर टोटल कितने हैं यहां पे, टोटल पर्सन कितने हैं यहां, 5 है। तो हम कितनों से हाथ मिलाएंगे यहां पे, एक इंसान इतनों से यानी 5 - 1 4 लोगों से यहां पे हैंडशेक करता है। हाथ मिलाने के लिए 2 हाथों की जरूरत यहां पे पड़ती है, ऐसा होता है। यानी उसका खुद का हाथ भी यहां पे होगा तो वो हैंड भी यहां पे काउंटेबल होगा, वो हैंड भी यहां पे काउंटेबल होगा। तो अब जो बात आपके सामने आती है वो ये हो जाएगी, हमने यहां NC2 लिखा है ना, NC2। तो 5 लोगों ने हाथ मिलाए 5C2, तो 5C2 कितना बन गया, 5 × 4 2 × 1, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया यहां पे, तो ये हो गया 10। इस प्रकार टोटल 10 हाथ मिले, इस प्रकार टोटल कितने हाथ मिले, 10 हाथ मिले। अब ऐसा कैसे हुआ इस बारे में अपन पूछते हैं, सोचते हैं इसको। यहां कितने हाथ मिले, यहां पहली कंडीशन में जो नंबर ऑफ हैंडशेक हुआ वो कितना हुआ, 5। ठीक है, 5 हुआ। अब बी ने ऐसे हाथ मिला लिया है, क्योंकि हम ए बी और बी ए इसे एक सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, तो ए ने बी से हाथ मिला लिया है, तो ए का बी से, सी से, डी से, ई से, इन सबसे एक जो हाथ मिलाना था, रिलेशन था जो, वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नंबर ऑफ हैंडशेक होगा तो वो कितना होगा। अब बी क्या करेगा, यहां बी क्या करने वाला है, बी सी के साथ, बी जो होगा वो बी जो होगा वो सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ हैंडशेक करेगा। ठीक है, तो अब बी के द्वारा कितने होंगे, 3 हाथ मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, जो सी हमारा होगा वो डी के साथ और ई के साथ हाथ मिलाएगा, तो कितने हाथ मिलेंगे, तो कितने हाथ मिलने वाले हैं यहां पर, 2। अब डी और ई की अगर हम बात करें, डी और ई की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहां पे पहली वाली कंडीशन में यहां अगर हम बात करते हैं तो कितने हाथ यहां पर मिलाए गए, कितने हाथ यहां पे मिलाए गए, क्षमा कीजिएगा, पहली वाली कंडीशन में यहां पे टोटल एक आदमी के कितने हाथ होंगे, यहां पे 4 होंगे, क्षमा कीजिएगा मैंने 5 लिखा, सॉरी फॉर दिस। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं टोटल कितने, 4, क्षमा कीजिएगा, इस पर्सन को यहां काउंट नहीं करेंगे, 4। हाँ, अब अपन चलते हैं, यहां देखने के बाद ही मुझे भी थोड़ा ध्यान आया, तो अब हम बात करते हैं यहां। अब जो बात है, तो डी ई के साथ में अपना हाथ मिलाएगा, डी ई के साथ अपना हाथ मिलाएगा, तो कितने हाथ यहां पर मिलेंगे, 1। तो इस तरह से यहां पर 4 3 2 और 1 मतलब 10 हाथों का यहां पे मिलाना होता है। टोटल कितने हाथ मिले यहां पे, टोटल 10 हाथों का यहां पे मिलाना हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूजन होगा, जैसे मैंने अभी 5 किया था, नहीं करना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है प्यारे बच्चों, NC2 यहां पे यूज करना है, NC2 आपको यूज करना है। ये बहुत बेसिक जानकारियां हैं, किसी एडवांस्ड क्लास के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूं। एडवांस लेवल पे चलने के लिए जो जानकारी, जो बातें हमें कंप्लीट होनी चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कहीं पर भी शुरुआत कीजिए, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, अपना आधार मजबूत करके चलोगे, बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और तुरंत के चक्कर में अगर लगे रहोगे, मैं ये भी सीख लूं और बहुत जल्दी सीख लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और नुकसानदायक साबित होगा।
तो अब बात करते हैं वापस से, हम वापस से बात कर नंबर ऑफ शेक्स हैंड, है ना, इसकी हम बात कर रहे थे। तो सीधा सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, NC2 यहां पर, ठीक है। पहला आदमी 4 लोगों से हाथ मिलाता है, 4 हो गया। दूसरा आदमी 3 लोगों से मिलाता है, 3। फिर तीसरा आदमी 2 लोगों से और मिलाता है ना। और फिर चौथा आदमी 1 से और मिलाता है। नंबर काउंट कर लो, 10 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ गिफ्ट गिवन बाय n पर्सन्स टू ईच अदर। बहुत अच्छा है। जब हम एक दूसरे को कोई उपहार भेंट करते हैं, गिफ्ट भेंट करते हैं, तो क्या होने वाला है। तो नंबर ऑफ गिफ्ट गिवन बाय n पर्सन्स टू ईच अदर, तो n(n-1) ऐसा होगा। कैसे होगा, आइए बात करते हैं, इसे भी हम समझते हैं। फिर से उसी तरह से मैंने कुछ लोगों को यहां बना लिया है। यहां हम 3 लोगों की बात करेंगे। आइए इन्हें मुस्कुराहट दें, ठीक है। अब देखिए, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को देते हैं। तो पहला व्यक्ति जो है उसने इसे गिफ्ट दिया और इसे गिफ्ट दी, तो पहला व्यक्ति 2 लोगों को गिफ्ट देता है, ठीक है। ये दोनों भी क्या करेंगे, अपने आप को छोड़ देंगे, अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं देगा। यहां उसे भी गिफ्ट प्राप्त होगा लेकिन दूसरों से, तो यहां पर रिपीटिंग जो हो रही है, अब सुनना, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यहां ये इसने गिफ्ट दिया इसे और इसे। थर्ड पर्सन जो हमारा है, तो इस बंदे ने गिफ्ट दिया इसे और इसे। अपने आप को किसी ने नहीं दिया, अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं देगा, लेकिन उसे भी गिफ्ट प्राप्त होगा दूसरों से। तो एक आदमी 2 को देता है। अब बात आई समझ में, यानी जितने भी यहां पे पर्सन है, कितने पर्सन है यहां पे, टोटल n पर्सन है। तो एक मनुष्य जो होगा वो n-1 को गिफ्ट देगा, n-1 को गिफ्ट देगा। और यह प्रक्रिया कितनी बार होगी, यह प्रक्रिया n बार होगी। जैसे पहला व्यक्ति 2 लोगों को गिफ्ट देता है, एक बात। अब दूसरा व्यक्ति 2 लोगों को गिफ्ट देता है, दूसरी बार। तीसरा व्यक्ति 2 लोगों को गिफ्ट देता है, तीसरी बार। तो कितने व्यक्ति यहां, 1 2 3, वी हैव 3 पर्सन्स। तो यहां 3 लोग जब एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो वो 3 बार देंगे। यानी मैं बात करूं तो n इंसान n बार गिफ्ट देंगे। और कितने देंगे, अपने आप को कोई नहीं देगा, n-1। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा सीधा सीधा n-1, n-, ठीक है। यानी 5 लोग कितने प्रकार से एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, 5 × 5 - 1, 5 × 4 यानी 20 प्रकार से वो एक दूसरे को यहां पे गिफ्ट देंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्या कुछ नया और हमारे पास में है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग बाय n पॉइंट्स। तो एक पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं थोड़ा सा इससे भी एक ब्रीफ इंट्रो इसका मैं दे रहा हूं। बाकी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पे मैं पूरा एक लेसन, पूरा एक लेक्चर बनाने वाला हूं, तब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी। अभी हम बात करते हैं यहां, अगर आपको पॉइंट्स गिवन है A B C D E, तो यहां 1 2 3 और 4, यानी एक लाइन से, एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट कितने बनाएंगे आप, जितने पॉइंट हमारे पास में है उनसे एक कम। जी हां, 4 लाइन सेगमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां, लेकिन काउंटिंग में BE, लाइन BE और EB को हम सेम काउंट करेंगे, अलग काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो बनने वाले नंबर होंगे वो NC2 होंगे। अभी मैंने जब हैंड शेकिंग की बात की थी तो मैंने कहा था, ध्यान से समझिएगा, लाइन सेगमेंट बनाने पे, डायगोनल्स बनाने पे, साइड्स बनाने पर भी इस फॉर्मूला का उपयोग होता है। तो बिल्कुल वही बात है। और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस के लिए, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं कुछ नई बातें आपके लिए लेकर आऊंगा। बहुत सारे, एक छोटा सेशन करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें पूरी जानकारी होगी। तो आज के सेशन को विराम देते हैं।